आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। और खबरों की शुरुआत करते हैं। और होली नजदीक है, लिहाजा जाम छलकाने की पूरी तैयारी तस्करों ने कर रखी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सख्त संदेश और पुलिस की मुस्तैदी से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। ताजा जो तस्वीरें नालंदा से आई हैं, जहां शराब तस्करी का एक नया फॉर्मूला सामने आया और इस बार शराब तस्करों ने मूवर्स और पैकर्स को अपना जरिया बनाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने करीने से एक एक पैकिंग की गई, शराब को इसमें रखा गया, ऊपर से पूरी तरीके से इसे पैक कर दिखाया गया। पुलिस ने पैकिंग को खोलना जब शुरू किया, जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। फ्रीज, कूलर, फर्नीचर सभी में शराब रखी थी। विदेशी शराब की 146 कार्टन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए पुराने फर्नीचर को नई पैकिंग कर उसमें शराब छुपाकर झारखंड से भीखनी विदा लाया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने तस्करों की चालाकी नहीं चलने दी और शराब की बड़ी खेप को पकड़ लिया। पकड़ी गई शराब की जो कीमत है उसे 15 लाख रुपए उसकी कीमत आकी जा रही है। और पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी, कहां उसे ले जाना था, कहां कहां उसे खपाया जाना था। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मूवर्स एंड पैकर्स की आड़ में तस्करी का यह धंधा एक नया फॉर्मूला था, लेकिन पुलिस ने इस फॉर्मूले को भी सॉल्व कर लिया है अपनी तत्परता से। नालंदा से ये तस्वीरें आई हैं, 146 कार्टन विदेशी शराब की जब्त की गई है। और इस नए फॉर्मूले के बाद पुलिस अब पहले से ज्यादा चुस्त नजर आ रही है। 40 कार्टून शराब है, जो 1300 समथिंग लीटर जो विदेशी शराब है, अलग अलग ब्रांड के जो देख रहे हैं हम लोग। ये हरियाणा ब्रांड की शराब है और पूछताछ करने पे इन लोगों ने बताया कि हम लोग झारखंड से लाए थे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो फर्नीचर है उसको ये लोग पैक करते हैं, पुराने फर्नीचर को, और धोखा देने के लिए उसके अंदर शराब के कार्टून को छुपा कर जो है लोग ला रहे थे। लेकिन हम लोगों को तत्क्षण सूचना मिली, जिस पे हम लोगों ने कार्रवाई किया है और तत्काल जो फरार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। और जो वाहन है उसके अधिहरण, साथ साथ जो शराब के संबंध में ये नेटवर्किंग है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो सवालों की बारी के सवाल है कि झारखंड की सीमा से बिहार में आखिर शराब का प्रवेश कैसे हो गया, बिहार में कैसे शराब घुस आई। सवाल यह है कि शराब की खेप खपाई कहां जानी थी, इसका अभी तक पुलिस ने कुछ पता नहीं लगाया है। इसके अलावा सवाल है कि क्या झारखंड को तस्कर अपना सेफ जोन बना रहे हैं। तो होली है और पंचायत चुनाव, और उससे पहले शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने लगा है। जगह जगह छापेमारी हो रही है, शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। इसके साथ शराब तस्करी करने वाले सरगना की तलाश भी तेज है। त्योहार से पहले तस्कर सक्रिय, शराब के अवैध कारोबारियों पर नकेल, पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। शराबबंदी के बावजूद धंधेबाज बाज नहीं आ रहे। होली नजदीक है, ऐसे में शराब तस्करों की गतिविधि भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें सिवान की है, जहां 25 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर गोरियाकोठी के सिसई गांव में छापेमारी की, जहां से कंटेनर समेत शराब को जब्त किया गया। फिलहाल चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि तस्कर तक पहुंचा जा सके। गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को सीज किया गया है, ये सिसई में, जो कि गोरियाकोठी थाना के अंतर्गत आती है। और इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। प्राइमरी पूछताछ से पता चला है कि ये हरियाणा का रहने वाला है। फगुआ आने के साथ ही पुलिस ने सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी है। बेतिया के नरकटियागंज में भी शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। बरौली में पंडई नदी के किनारे से शराब के साथ बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट भी किया है। हालांकि पुलिस की टीम को देखकर कारोबारी फरार हो गए।
बेगूसराय में भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नीमा चांदपुरा थाने की पुलिस ने खेत में छिपाकर रखी गई सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री को लाया कौन था। साथ ही अवैध शराब निर्माण में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। पटना से सटे दानापुर में भी पुलिस ने छापेमारी की है। बुधवार की रात आदमपुर में बड़े शराब कारोबारियों पर पुलिस ने धावा बोला और शराब के साथ ही निर्माण सामग्री को भी तहस नहस कर दिया। दानापुर पुलिस 2 दिन से लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दर्जनों अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आदमपुर में भी बहुत ही यहाँ बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी। हम लोगों ने उस पर छापामारी की है और उसको विनष्टीकरण भी किया है। और इसी तरह से जैसे कि आगे त्योहार आ रहे हैं, शिवरात्रि आ रही है और चुनाव का माहौल बन रहा है, तो उसके लिए भी ये छापेमारी की जा रही है। अब जरा जहानाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस ट्रक में चोकर लदा है, लेकिन नीचे में शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे। घोसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक और पिकअप वैन को जब्त किया है। हालांकि यहां भी तस्कर बचकर निकलने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस मामले पर चुप है। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार की सरकार अडिग है। सीएम लगातार कई मंच से इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन धंधेबाज थोड़े से फायदे के लिए कानून का माखौल उड़ा रहे हैं। खासकर होली जैसे त्योहार में ज्यादा मुनाफे को लेकर इनकी सक्रियता और बढ़ जाती है। लेकिन यह भी सच है कि लगातार कार्रवाई से इनकी कमर टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पटना वासियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने गर्मी से पहले एक बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रिक बसों का किराया आधा कर दिया गया है। मतलब कि जिन रूटों पर पहले आप 20 रुपए खर्च करते थे, उन रूट्स पर आपको मात्र 10 रुपए ही खर्च करने होंगे। प्रचंड गर्मी आने वाली है, लिहाजा रोड पर राहत के लिए ये बसें आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो भी कम खर्चे पर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने गर्मी से पहले बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रिक बसों पर पटना में दैनिक यात्रियों को अब न्यूनतम 10 रुपए किराया देना पड़ेगा। मतलब अब आप 20 की जगह मात्र 10 रुपए में एसी बस की यात्रा पटना की सड़कों पर कर सकेंगे। पटना में जो बसें हैं तो उसमें जो लोकल यात्री हैं उन लोगों को सुविधा देंगे। जो 20 रुपया न्यूनतम किराया था उसको हम लोग 10 रुपया करने का निर्णय ले चुके हैं, ताकि जो हमारे लोकल पैसेंजर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस गर्मी में भी बीएसआरटीसी की एसी बसों में यात्रा करने में सुविधा होगी। इलेक्ट्रिक बसों में सफर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस वक्त 17 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है। सुविधाओं में इजाफा हो, इसके लिए और बसों के परिचालन की तैयारी है। 8 बसें भी बहुत जल्द आ जाएगी, तो कुल 25 बसें परिचालित होंगी। यात्रियों का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। राजगीर और पटना वाले में, फिर मुजफ्फरपुर वाले में भी। जी, ये जो किराया कम किया गया है इलेक्ट्रिक बसों का हुआ है या बाकी और बसों का? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन पटना राजगीर, पटना मुजफ्फरपुर और पटना नगर सीमा के अलग अलग मार्गों पर होना है। इसके तहत पटना एयरपोर्ट, दानापुर, राजगीर, मुजफ्फरपुर को इलेक्ट्रिक बस से पहले चरण में जोड़ा गया है। राज्य की जनता को सस्ती, सुलभ, सुगम, सुरक्षित और अत्याधुनिक सुविधा युक्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये पहल की है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इधर बिहार सरकार पहली बार इथेनॉल उत्पादन के लिए नीति बनाने जा रही है और इस नीति से राज्य की स्थिति मजबूत होगी। खास बात यहां यह है कि इस नीति पर विपक्ष से भी सरकार को सहयोग का भरोसा है। इथेनॉल से बदलेगी किस्मत, नीति से निवेश की उम्मीद।
किसानों का होगा भला, युवाओं को मिलेगा रोजगार। राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बिहार सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री इथेनॉल प्रोत्साहन निवेश नीति बनाने जा रही है। इस नीति के तहत जो भी निवेशक निवेश करेंगे उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम का इंतजाम होगा। नीति के लिए बाकायदा केंद्र सरकार की हरी झंडी भी मिल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सोच और संकल्प है उसके पूर्ति के दिशा में है कि हमको एथेनॉल उत्पादित कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 में ही इस बात को कहे, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार इस बात को नहीं समझ सका, जिसके कारण हम लोग का जो इतना चीनी उद्योग था, अगर उस समय अगर ये एथेनॉल की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह को अगर तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार मान जाता तो आज बिहार बहुत ऊंचाई पर जाता। परंतु ये यूपीए सरकार इस काम को तो कर नहीं सकी, लेकिन धन्यवाद है अपने देश के प्रधानमंत्री जी को जो माननीय मोदी जी ने इस बात को नीति आयोग में समझा और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दिए गए सुझाव हैं उसका स्वागत किया। उद्योग से जुड़े लोग और सियासी दलों के लोग भी इस नीति की सराहना कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं सिर्फ कागजों पर बातें नहीं हो, धरातल पर भी उतरनी चाहिए। इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से हो और उसको देख के इन्वेस्टर आ पाए। अगर आप सही नीति नहीं बना पाएंगे तो इतना रिसोर्सेज रहने के बावजूद भी आपको फायदा नहीं हो। उन जगहों पर करना चाहते हैं जहां पर हमारी चीनी मिल हुआ करती थी, जो किसी न किसी कारणवश बंद हो गया है। तो मैं समझता हूँ ये उस इलाके के लोगों के लिए तो जरूर अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे मधुबनी जिला में 3 चीनी मिल है, रैयाम, लोहट, सकरी, जो बंद पड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब बिहार की किस्मत बदलेगी, राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, किसानों को फायदा होगा, रोजगार के मौके निकलेंगे। बस जरूरत है नीति पर ईमानदार नियत की। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रामनवमी से पहले पटना के महावीर मंदिर में बहुत कुछ बदल जाएगा। मंदिर के मुख्य आचार्य किशोर कुणाल की माने तो मंदिर में विराजित हनुमान जी का सिंहासन पूर्णतया सोने का होगा। उन्हें सोने के सिंहासन पर विराजित किया जाएगा और इसके अलावा भी कई बदलाव मंदिर में नजर आएंगे। पटना का हनुमान मंदिर और अब इसको सोने से सजाने की तैयारी चल रही है। देखिए कई जगहों पर सोने का इस्तेमाल किया गया है और खास तौर पर विशेष सोने के पेंट से मंदिर को रंगा भी जा रहा है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए पहले यहाँ सोना नहीं था, लेकिन अब सोने का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कई जगहों पर और भी मंदिर के अंदर कई जगहों पर जब आप जाएंगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ जगहों पर सोना है और कुछ जगहों पर सोने का पेंट किया हुआ है। हमारे साथ आचार्य किशोर कुणाल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है। सर, मंदिर को सोने से सजाया जा रहा है, क्या तैयारी है? ऐसा है, केवल हनुमान जी का जो सिंहासन है उस पर शुद्ध सोना लगाया जाएगा, बाकी जो सब है सोने का वर्क है। यह विशेष करके जो अभी शिव पार्वती जी के ऊपर मंदिर है, तो यह बाईपास फ्लाईओवर जो बना है उससे भी बहुत अच्छे ढंग से दिखलाई पड़ता है। तो वहाँ के लिए ये बनाया गया था कि जब वो लोग आए तो ऊपर ऊपर हम लोगों ने और भी काम कराया है, लेकिन यह केवल देखने के लिए अच्छा है। असली सोने का काम हनुमान जी के सिंहासन का होने वाला है। उम्मीद करते हैं अभी चूँकि सोना भी सस्ता हो गया है और हम लोग सब जगह से कोटेशन लेते हैं कितने में बनेगा, क्या होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो रामनवमी के पहले हनुमान जी का सिंहासन सोने का हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो प्राचीन भारतीय परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं और विश्व में प्रसिद्धि भी दिला रहे हैं।
योग के संरक्षकों की कुछ ऐसी ही अनूठी कहानियां पेश कर रहे हैं। कमलेश पटेल, जिन्हें प्यार से दाजी भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु और श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष हैं, जो द हार्टफुलनेस मेडिटेशन सिखाते हैं। ये एक ऐसे तरह का योग है जिसे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन के लिए सरल बनाया गया है। Yoga has no year or time defining when this tradition began. एक और संस्थान है परमार्थ निकेतन, जिसने योग को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Through the teachings of yoga, we have the possibility to create not only healthy lives for ourselves, but healthy societies. योग को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी प्रोत्साहन दिया है। योग बाय द बे एक ऐसी ही पहल है जो कि गैर सरकारी संगठन आई लव मुंबई और द योग इंस्टीट्यूट का मिला जुला प्रयास है। ये मुंबईकरों को पारंपरिक योग अभ्यास के लिए शहर के प्रतिष्ठित मेरीन ड्राइव पर 45 मिनट के लिए एक साथ लेकर आता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि का मूर्त रूप है। दुनिया के लिए योग भारत का सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ है और ये स्वाभिमान भारत का बेहतरीन प्रतीक भी है। तो भारत की ऐसी ही सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। आगे खबरें लगातार जारी हैं।